नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का खास कार्यक्रम आपके सांसद। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज हम उस लोकसभा सीट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे राजस्थान का हॉट सीट माना जाता है। सूर्यनगरी जोधपुर, जिसने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दिए तो कई केंद्रीय मंत्री भी दिए हैं। वहां से अभी वर्तमान में सांसद हैं केंद्र से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इस सीट की खासियत है कि इस सीट ने पुराने चेहरों पर भरोसा किया तो नए चेहरों को भी मौका दिया। इसी में नाम आता है गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। हम उनसे मिलवाएंगे आपको, हम उनसे भी जानेंगे कि भाई मंत्री रहते उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कितना काम किया है। उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए समझिए कि वहां का पूरा राजनीतिक समीकरण क्या कहता है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर, जिसे सूर्य की तेज और सीधी किरणें जमीन पर पड़ने की वजह से सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। 1200 साल पुराने किले से संरक्षित जोधपुर राजस्थान के सबसे अधिक आकर्षक शहरों में से एक है। मुख्य रूप से नीले रंग के घर, रंग बिरंगे बाजार और घुमावदार गलियां। यकीन मानिए, ऐसी जगह दुनिया में कहीं और नहीं। 15वीं शताब्दी के आरंभ में राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। उत्कृष्ट हस्तकला, कशीदाकारी, बंधेज का कपड़ा, मकराना की संगमरमर से बनी कलाकृतियों का शहर जोधपुर आकर्षक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ के हर कोने में इंद्रधनुषीय छटा है। कर्म और धर्म की नगरी जोधपुर से सांसद हैं केंद्र में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह विद्यार्थी जीवन से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। छात्र जीवन से ही गजेंद्र सिंह शेखावत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए थे। स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक और राजस्थान में सीमा क्षेत्र में विकास के लिए काम करने वाले संगठन सीमा जन कल्याण समिति के महासचिव भी रह चुके हैं। भारत पाकिस्तान सीमा पर 40 विद्यालय और 4 छात्रावास खुलवाने में गजेंद्र सिंह शेखावत की अहम भूमिका रही है। साल 2019 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में उन्हें दूसरी बार जीत हासिल हुई थी। इस चुनाव में उन्होंने राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर लोकसभा सीट से 2 लाख से ज्यादा भारी मतों से पराजित किया था। गजेंद्र सिंह शेखावत 2014 आम चुनाव में कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी को हराकर पहली बार संसद पहुंचे थे। स्थानीय मुद्दे, खास करके हर घर जल, एयरपोर्ट, सड़क और स्वास्थ्य यहाँ के लोगों के लिए हमेशा ही चुनौती रही है। आइए जानते हैं गजेंद्र सिंह लोगों की उम्मीदों पर कितने खरे उतरे हैं। जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। नमस्कार। आप कितना समझे हैं इन 2 टर्म में अपने लोकसभा क्षेत्र को अब तक? लोकसभा के सत्र के दिनों को छोड़ करके या यहाँ होने वाली कमेटियों की मीटिंग्स को छोड़ करके बाकी शेष दिनों में मैं पूरे समय में अपने लोकसभा क्षेत्र में रहता था जी। और मुझे पूरे ही समय में लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में, गाँव में प्रवास करने, बिल्कुल धरातल तक लोगों से जुड़ने का अवसर मिला था। क्योंकि राजनीति में 2014 में मेरा प्रवेश जो है वो यकायक हुआ था। उससे पहले मैं सामाजिक क्षेत्र में काम करता था और 14 का चुनाव मेरे लिए राजनीति का पहला चुनाव था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझना, कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को समझना, कॉन्स्टिट्यूएंसी की आवश्यकताओं को समझना, मैं ये मानता हूँ कि उस समय में मेरा मात्र सांसद होना मेरे लिए एक बहुत बड़ी थाती असट ऐसा थी और जिसका लाभ आने वाले समय में मुझे मिला भी। 2014 से 17 तक जिन विषयों को समझा, जिन आवश्यकताओं को समझा और उनके अनुरूप जिस तरह से काम करना प्रारंभ किया, आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते न केवल मेरा संपर्क बिल्कुल धरातल पर बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के साथ में सहज रूप से स्थापित हुआ है, जो आज भी चल रहा है, और साथ साथ में धरातल के विषयों को समझ पाने के चलते ही मैं मंत्री के नाते भी और बेहतर तरीके से काम करने में सफल हुआ। गजेंद्र जी, अगर मैं मुद्दों की बात करती हूँ तो आप देखिए केंद्र में जल शक्ति मंत्री हैं, हर घर जल मिशन, ये सपना है आप लोगों का, केंद्र में सरकार का और साथ में आपके जोधपुर का भी।
क्या आपको लग रहा है कि ये सपना वहाँ पर पूरा हुआ है? क्योंकि वहाँ के लोगों से जो मैंने बातचीत की, मुझे ऐसा लगा है कि अभी भी परेशानियाँ हैं वहाँ। देखिए, निश्चित रूप से परेशानियां हैं और आप ठीक कह रही हैं। लोगों का जो फीडबैक है, मैं उस फीडबैक को के साथ में अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। 2019 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे जल शक्ति मंत्रालय, ऐसा एक नया मंत्रालय का गठन करके पानी से जुड़े हुए सारे विषयों को इंटीग्रेट करके उस जिम्मेदारी के साथ में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया था, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। और हमने क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में इस तरह की चुनौती को, संकट को, जो पीने का पानी को लेकर के है, माताओं बहनों को पीने का पानी लाने, अपने सर पर ढोने का जो अभिशाप झेलने की मजबूरी है, कई किलोमीटर नित्य प्रतिदिन महिलाओं को अपने सर पर मटका उठा करके ले जाते हुए मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दृष्टिकोण से काम करते हुए देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य लिया। और आप इस कार्यक्रम की महत्ता इस विषय से समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने स्वयं गाइडलाइन अपने करकमलों से इशू की थी। गाइडलाइन इशू होने के बाद से हमने काम करना प्रारंभ किया। 25 दिसंबर 2019 से लेकर के अभी 25 दिसंबर आने में लगभग 6 महीने शेष हैं, 4 साल का एक कालखंड। इस 3.5 साल के समय में जो 16% घरों तक पीने का पानी नल के माध्यम से पहुंचा था, आज़ादी के पूरे लगभग 70 साल के उस कालखंड में राज्य की सरकारों ने, केंद्र की सरकारों ने, स्थानीय सरकारों ने जिस तरह के प्रबंध किए थे, प्रयास किए थे, उसके चलते हुए वो आंकड़ा बढ़ कर के 16% से आज 64.75% तक पहुंचा है। लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे थे जिनमें जिस तरह की गति के साथ में काम करने की आवश्यकता थी वो नहीं हो पाया। जैसे राजस्थान? दुर्भाग्य से सबसे ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद भी, देश में सबसे ज़्यादा बजट एलोकेशन करने के बावजूद भी, जो पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उनमें से एक मेरा राजस्थान रह गया। शेखावत जी, बड़ा अजीब लग रहा है। केंद्र के जल शक्ति मंत्री से मैं बात कर रही हूँ और उनके जोधपुर, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ पर हर एक घर में एक दिन छोड़कर पानी आता है। बासनी है, कुड़ी है, भागसनी है। मतलब मैंने तो स्टडी किया, वहाँ के लोगों से बात की है मैंने। वो बोले, उन्होंने कहा कि हमारे एमपी साहब से आप ये सवाल ज़रूर कीजिएगा कि हमारी ये समस्या कब तक दूर होगी। देखिए, निश्चित ही जिन एरियाज़ की आपने बात प्रतापगढ़ है, वो प्रतापनगर, बासनी और ये जो विषय आपने बताए, ये अर्बन इश्यूज़ हैं। शहरी क्षेत्र की चुनौती अलग तरह की है। जोधपुर शहर को जो वाटर सप्लाई है, और जोधपुर के गाँव में भी कमोबेश वाटर सप्लाई सारी राजस्थान कैनाल की, जो इंदिरा गांधी कैनाल की, हमारी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल है, उस पर डिपेंड करती है। 2016 में जो लिफ्ट कैनाल की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी, दबाव उससे ज़्यादा था। 2018 के चुनाव में आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने, जो सरकार बनने के पहले भी और सरकार बनने के बाद में, ये संकल्प व्यक्त किया था कि हम राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का तीसरा चरण बनाएंगे। 2018 में सरकार बनने के बाद जो पहला बजट 2019 के फरवरी मार्च में आया था, उसमें घोषणा की थी कि हम इसको पूरा करेंगे। उसका टेंडर अब जा कर के हुआ है, और 4 साल के विलंब होने के कारण से जोधपुर शहर और आसपास के क्षेत्र में बड़ी चुनौती इसके कारण से बनी है। जो एलिवेटेड जो रोड परियोजना है, जिसको लेकर के अभी हाल में भी आपकी गडकरी जी से मुलाकात हुई है, एक बहुत बड़ी परियोजना है। ये परियोजना बहुत लंबी चली है, अभी तक मतलब शुरुआत भी नहीं हो पाया। शेखावत जी, मैंने माननीय गडकरी जी से निवेदन किया, ये मेरे शहर के लिए एक बहुत बड़ा संकट है। आज भी जो है वहाँ लगभग 80,000 PCUs का ट्रैफिक का लोड है, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा संकट और चुनौती मेरे क्षेत्र के लिए बनेगी। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ, गडकरी साहब ने इस विषय पे संज्ञान लिया और उन्होंने इस 2000 करोड़ लगभग लागत की इस परियोजना को स्वीकृत करके इसकी DPR बनाने का निर्देश दिया। कितने करोड़ की योजना है शेखावत जी? लगभग 1800 से 2000 करोड़ के बीच में। अभी उसका डिटेल प्रेजेंटेशन हुआ था, जो DPR कंसीव किया है। अभी एक बार उसमें कुछ सुझाव दिए हैं, वो सुझाव देने के अनुरूप परिवर्तन करके मुझे लगता है 15-20 दिन में DPR आ जाएगी और इसका टेंडर होकर के काम शुरू हो जाएगा। क्या आप हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि ये जब परियोजना जब बन जाएगी, मतलब अपने जब अंतिम रूप में होगी,
क्या फ़ायदा मिलेगा जोधपुर को, क्यों इसको इतनी बड़ी परियोजना हम बोल रहे हैं, क्या है देखिए, ये? जोधपुर शहर में मंडोर की तरफ से लेकर के और हम अब जब चौपासनी की तरफ जाते हैं, ये जो बीच की सड़क है ये जोधपुर की लाइफलाइन है, जोधपुर की इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है। इस पर बहुत दबाव है, बहुत सारे चौराहे हैं, हर चौराहे के ऊपर ट्रैफिक कंजेशन है। इस तरह की जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए इसकी नितांत आवश्यकता थी और हमने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसको हम 3 लेयर पर ट्रैफिक चले इस तरह से बनाएंगे। ग्राउंड लेवल पर ट्रैफिक चले जो रूटीन में चल रहा है, जिनको मार्केट एक्सेस करना है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पर जाना है, एक चौराहे से लेकर के और रास्ते में कहीं भी उतर सकने, क्योंकि लगभग 10.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10.4 किलोमीटर्स। एक चौराहे से उतर करके रास्ते में जिनको उतरना है उनके लिए अप्स एंड डाउन, या रास्ते से चढ़ करके आगे जाना है उनके लिए अप्स एंड डाउन्स की फैसिलिटीज़ होंगी, जगह जगह रैंप होंगे, लगभग बीच में 8 जगह पर। और जिनको थ्रू एक ही तरफ एक ही साथ जाना है वो तीसरे लेयर पर रहेंगे और उसके ऊपर भविष्य में हम मेट्रो अगर आवश्यकता हो तो बना सकें। इस सब का एक बार प्रावधान किया, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना महत्वपूर्ण भी था, इसलिए कुछ समय इसके डीपीआर बनाने में, इसको डीपीआर को तैयार करने में अवश्य लगा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये परियोजना जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन निश्चित ही जोधपुर के लिए आने वाले 30-40 सालों तक के लिए ट्रैफिक जैम की समस्या से समाधान और निदान हो जाएगा। बड़ी सौगात होगी फिर तो ये जोधपुर के लिए, एक लंबी राहत। एयरपोर्ट पे भी सवाल तो बनता है, क्योंकि देखिए जोधपुर एक ऐसा शहर है शेखावत जी, पढ़ाई का हब है। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो वहाँ पर मौजूद नहीं है? इसके बावजूद एक जो बिल्कुल बेसिक सुविधा है, इस पे भी हमारा जोधपुर क्यों पीछे रहा? देखिए, IIT जोधपुर में है, आपने ठीक कहा, एम्स जोधपुर में है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में है, फुटवेयर डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, फैशन डिज़ाइनिंग का इंस्टीट्यूट है, 2 विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं। इन सब के चलते हुए जोधपुर में, और इसके अतिरिक्त भी जोधपुर हैंडीक्राफ्ट्स का हब है, जोधपुर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ का एक बड़ा सेंटर है, स्टोन इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है, जोधपुर एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ का बड़ा सेंटर है। निश्चित ही जोधपुर में एडिकेट एयरपोर्ट फैसिलिटी नहीं होने के कारण से बड़ा संकट था। पिछले कालखंड में जब माननीय मनोहर पर्रिकर साहब, जो आज हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, मुझे याद आता है मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर के मनोहर पर्रिकर जी से मिलो। और मनोहर पर्रिकर जी ने जिस तरह से एयरफोर्स के साथ में हम अपनी नगर निगम की ज़मीन को एक्सचेंज कर सकें, एक क्वाड्रिपार्टाइट 4 पक्षों के बीच का समझौता जो करा करके और ज़मीन देने का रास्ता सुगम किया, 37 एकड़ ज़मीन हमें एयरफोर्स से मिलना सुनिश्चित हुआ। उसके बाद में हम एयरफोर्स से वो ज़मीन मिल जाए, उसके बाद में हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें। 3 तरह की चुनौतियां जोधपुर एयरपोर्ट पे थी। एक कि जोधपुर एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं थी, क्योंकि जोधपुर पे कैटाई 3 सिस्टम जो उसके लिए आवश्यक है वो नहीं लगा था। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे प्रयासों से आज वो फंक्शनल है, चालू है। दूसरा चुनौती थी जोधपुर का एप्रिन बहुत छोटा था, एक साथ में एक समय में 2 बड़े और एक छोटा एयरक्राफ्ट ही खड़ा हो सकता था, इसके अलावा जगह नहीं थी। आज एप्रिन का विस्तार हो गया है, एक साथ में 12-15 हवाई जहाज खड़े हो सकते हैं, इतनी बड़ी सुविधा हमारे पास में। अब जो एकमात्र विषय बाकी रह गया है वो है कि हमारे एयरपोर्ट टर्मिनल को एक नया बड़ा टर्मिनल, क्योंकि जितना यात्रियों का दबाव है, पहले जहां बमुश्किल एक मुंबई के लिए और एक दिल्ली के लिए इतने ही ऑपरेशंस जोधपुर से होते थे, आज जोधपुर लगभग देश के हर बड़े शहर से डायरेक्टली कनेक्टेड है और लगभग 26-27 जो है अप्स एंड डाउन जोधपुर में रोज होते हैं। और इसके चलते हुए जो दबाव एयरपोर्ट पर बना है, टर्मिनल बिल्डिंग पर बना है, इसको देख करके एक नया टर्मिनल बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता है। लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से नया बिल्डिंग बनाना और एक नया पार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी लेवल पार्किंग का बनाना, इन दोनों की डीपीआर सैंक्शन होकर के टेंडर हो गया है। और मैं मानता हूँ कि शीघ्र ही आने वाले शायद महीने में भर में नया टर्मिनल भवन बनाने का काम भी प्रारंभ हो जाएगा। काम पूरा होने में जो समय लगता है 12-15 महीने का, वो पूरा होते ही जोधपुर एक भव्य एयरपोर्ट जोधपुर को हम मिलेगा। और ये बड़ी सौगात
एक बड़ी समस्या के समाधान निदान के रूप में जोधपुर वालों को मिलने वाला है। लेकिन एक पब्लिक होने के नाते और वहाँ की जो पब्लिक ने आपसे सवाल किया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि 2 टर्म आपके हैं, क्या सचमुच तकनीकी तौर से जहाँ आपकी सरकार बताती है कि सारे कामों को फटाफट सारे हर्डल्स को हटा करके किया जाए, क्या तकनीकी तौर पे इतना समय लगना इसको हम वाजिब माने? देखिए, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। जिस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन के लिए पिछले 30 साल से प्रयास हो रहे थे और विफल हुए थे, वो एक्सपेंशन हो पाया है एयरफोर्स से ज़मीन लेकर के, और उस एयरपोर्ट को हम एक्सपेंड कर पाए। जोधपुर एयरपोर्ट को ज़मीन देने से पहले देश भर में कभी कहीं एयरफोर्स ने या आर्मी ने अपनी ज़मीन नहीं दी थी एयरपोर्ट एक्सटेंशन के लिए। ये पहला उदाहरण था, और मैं तो अपने आप को इसलिए खुशकिस्मत मानता हूँ कि जोधपुर से जो ये शुरुआत हुई, उसके बाद में पुणे में, उसके बाद चंडीगढ़ में, और उसके बाद में बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे उसको रेप्लिकेट भी किया गया, और आज उन एयरपोर्ट्स का विस्तार जो है हो रहा है या होने वाला है। रेलवे का विकास आप कहाँ तक देख रहे हैं अपने जोधपुर में? देखिए, जोधपुर रेलवे स्टेशन के नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास होने वाला है। 474 करोड़ रुपए का जो है उसकी परियोजना की भी स्वीकृति हो चुकी है। जोधपुर के स्टेशन जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है उसकी हेरिटेज को कायम रखते हुए हम उसी तरह का बनाएं, इसकी स्वीकृति रेलवे बोर्ड ने प्रदान कर दी है। मैं उसके लिए माननीय रेल मंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूँ। वंदे भारत एक्सप्रेस अभी शुरू हुई है, हज़ारों लोगों की उपस्थिति में उत्सुकता के साथ में उसको प्रारंभ किया गया था। उससे आगे बढ़ कर के मैं कहूँ तो रेलवे पे मैं माननीय मोदी जी का जो मंत्र, एक पैसेंजर सेफ्टी को प्राथमिकता देना, एक पैसेंजर एमिनिटीज़ जो यात्रियों की सुविधा को बढ़ाना, और तीसरा रेल में परिचालन की गति को बढ़ाना, इन तीनों के दृष्टिकोण से जोधपुर में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो रेलवे के दृष्टिकोण से अगर मैं कहूँ तो ये जो पिछले 8-9 साल का कालखंड है, इसमें अभूतपूर्व और सामान्य व्यक्ति देख सके ऐसी महसूस कर सके ऐसी प्रगति रेलवे में हुई है। स्मार्ट सिटी में जोधपुर का नाम क्यों नहीं आया? मतलब ये आपको अंदर ऐसी कोई टीस है कि? मैं ये मानता हूँ कि कोई भी शहर स्मार्ट सिटी के रूप में तब पहचाना जाता है जब उसके लोग स्मार्ट हो जाएं और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करे। अगर दूसरे शहरों में जहाँ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत काम हुआ है, और राजस्थान को अगर मैं तुलना करता हूँ, चाहे जयपुर से करूँ, अजमेर से करूँ, उदयपुर से करूँ, तब मुझे कहीं ना कहीं संतोष होता है कि चाहे हम स्मार्ट सिटी में आए न आए, लेकिन फिर भी हम जो दूसरे शहरों में स्मार्ट सिटी में आने के बावजूद जितना काम हुआ उतना काम हम जोधपुर में कर पाए। जब आप एमपी नहीं थे तो उससे पहले भी आप बॉर्डर पर बहुत आपने काम किया है, वर्तमान में अभी क्या कर रहे हैं आप? सीमा के लोगों में, सीमा पर रहने वाले लोगों में इस उत्तरदायित्व के बोध को जागरण करना कि सीमा पर रहने के निवासी होने के कारण उनकी एक अतिरिक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और सीमावर्ती क्षेत्र का नागरिक होने के कारण उनको और अधिक चौकस होने और चौकस रहने की आवश्यकता है। जी। ये जब बोध जागरण का काम किया, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ। सीमावर्ती क्षेत्र पर रहने वाले लोगों के जीवन में आने वाली संकट और चुनौतियों के समाधान के लिए हमने जिस तरह से उनके साथ काम किया, एजुकेशन को लेकर के, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ में लेकर के, अकाल के समय गायों के चारे के प्रबंधन से लेकर के, चिकित्सा के प्रबंधन से लेकर के, बॉर्डर पर रहने वाले बच्चे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाएं, पुलिस में, सेना में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, उनको ट्रेनिंग करने से लेकर के, ये जितने भी विषयों पर काम किया, उसके कारण से मैं ये मानता हूँ कि जो पश्चिमी राज्य, और जिम्मेदारी से कहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ में जो हमारी अन्य सीमाएं हैं, चाहे पंजाब होगी और चाहे जम्मू एंड कश्मीर में होगी, हमने जो पिछले 20-25 साल तक काम किया, और संगठन सीमा जन कल्याण समिति ने जो काम किया, जितना नेटवर्क स्थापित किया, उसके चलते हुए आज हमारी जो सीमा एरिया है, कुल सीमावर्ती क्षेत्र का सबसे ज़्यादा सुरक्षित और महफूज सीमा एरिया है, जहाँ किसी भी तरह की इस तरह की घटनाओं की कल्पना भी नहीं की जा सकती। समिति के साथ आप अब भी जुड़े हुए हैं? निश्चित रूप से मेरा निरंतर संवाद, संपर्क और जीवंत संबंध आज भी बना हुआ है।
एक लंबा टाइम आप दिल्ली में आप व्यतीत करना पड़ता होगा गजेंद्र जी, लेकिन जोधपुर कितना आना जाना आप लगाते हैं या फिर कितना वक्त आप देते हैं वहाँ के लगभग लिए? हर सप्ताह में एक बार जोधपुर जाता हूँ, इसका प्रयास करता हूँ। हो सकता है शायद कभी चूक जाऊँ, लेकिन सप्ताह में एक बार मैं जोधपुर जाऊँ, अपने लोगों से मिलूँ, अपने लोगों के साथ बैठूँ, उनकी समस्याओं को समझूँ, उनके समाधान का प्रयास करूँ। ये निरंतर मेरे मन में तीव्र उत्कंठा भी रहती है और मैं कर भी पाता हूँ। वहाँ जैसे जाते हैं तो क्या जनसभाएं वगैरह लगाते हैं, कैसे मिलते हैं आप, अपने लोगों को कनेक्ट कैसे करते हैं? देखिए, क्योंकि सामान्यतः सैटरडे संडे ऐसा ही जाना होता है, लोगों को ये जानकारी भी है कि वहाँ रहेंगे, तो घर जब मैं पहुँचता हूँ तब 200-400 लोग इकट्ठे होते ही हैं। उनके साथ में बातचीत करना, उनकी समस्याओं को समझना और समाधान करने की दिशा में प्रयास करना, इसके अतिरिक्त क्षेत्र भर में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में जाना, अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में जाना, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, कार्यकर्ताओं के साथ में बैठना और क्षेत्र में होने वाले हर खुशी गम के मौके पर शरीक होने की कोशिश करना, यही सब तरीके से विभिन्न बैठकों को करने से लेकर के इन सब विषयों पर जो है वहाँ क्षेत्र में रह कर के बात करते हैं। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ जी। कि मैंने पिछले वर्षों में जिस तरह का सहज संबंध स्थापित किया है, देयर इज़ नो लेयर इन बिटवीन, सामान्य व्यक्ति से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक, बिना किसी हिचक के, बिना किसी अप्रोच के, बिना किसी मध्यस्थ के सीधा मेरे पास में आ सकता है, सीधा मुझे टेलीफोन भी कर सकता है, सीधा मुझे बात करके अपने विषय को मेरे संज्ञान में ला सकता है। नहीं, उनको ये नहीं लगता है कि भाई ये तो हमारे मंत्री साहब भी हैं, केंद्र में बैठते हैं एमपी के अलावा, कैसे यही इनको मुझे कैसे लगता है, कैसे फोन करूं? यही तो मुझे लगता है कि मेरी ताकत है। किसी ऐसा तो आदमी नहीं की कि वो किसी गाँव से आदमी भी की यहाँ के गाँव लिए चल में देते रात हैं। को बकरी गुम जाए और बकरियां ऐसे में, और ईमानदारी से इंसिडेंट्स बता रहा हूँ आपको, कि 2 बकरियां रात को खो जाए और मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ में रात को मुझे फ़ोन करे कि साहब मेरी 2 बकरियां गुम गई, आप मेरी मदद करिए। किसी का बच्चा बीमार हो और माँ मुझे रात को 12 बजे 1 बजे फ़ोन करे कि भाई साहब मेरे इस तरह की समस्या है, आप मेरे लिए कुछ व्यवस्था करिए। या उससे भी आगे बढ़ कर के कहूँ कि रात को 2:30 बजे मुझे कोई कार्यकर्ता फ़ोन करे और फ़ोन करके मैं जब उठाऊँ तो वो ये कहे कि भाई साहब काम कुछ नहीं था, ऐसे ही 4 दोस्त बैठे थे और शर्त लग गई कि भाई साहब रात को फ़ोन उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, और मेरा कार्यकर्ता मेरे फ़ोन उठाने पर शर्त जीत जाए। मुझे लगता है मेरे लिए इतना संतोष करने के लिए और अपने आप से संतुष्ट होने के लिए इतना सर्टिफिकेट पर्याप्त होता है। सत्य घटना बता रहे हैं बिल्कुल, गजेंद्र जी। बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ। गांव के लोग हैं वहाँ पे, जोधपुर में बहुत सारे लोग, ऐसा कभी हुआ है कि वहाँ से एक टोली पूरी उठ करके आपके आवास पे यहाँ पे दिल्ली पे आ गई, चलिए वहाँ पर चल करके मिलते हैं, वहीं बात करेंगे? कभी हो सकता है कि किसी महीने आपने कम दौरा लगाया हो, सीधा यहीं आ गए, ऐसा हुआ है? देखिए, जोधपुर तक तो सभी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ भी शायद मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 4 साल में, जब मैं 4-4.5 साल के इस कालखंड में, जब से मैं 2019 से वापस दोबारा चुन करके मंत्री बनाया, उससे पहले 2017 से जब मैं दिल्ली में होता हूँ, तो शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा कि जोधपुर से 10, 20, 25 लोग नहीं आते होंगे, शायद ही। लगभग हर एक दिन इनसे ज़्यादा लोग जोधपुर से, और केवल जोधपुर ही नहीं, बाड़मेर से, जैसलमेर से और राजस्थान के अन्य हिस्सों से लगभग 100, 200, 300 लोग रोज़ाना जोधपुर में हैं, जोधपुर से यहाँ आते हैं। और मेरे घर की रसोई जो है सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक काम करती है। अफसोस है कि कोई ऐसा काम जो आप 2 टर्म मिलने के बाद भी आपको लग रहा हो कि ये काम मुझे थोड़ा और समय मिल जाता तो मैं ज़रूर करता, क्योंकि अब 24 में बहुत ज़्यादा समय है नहीं। देखिए, विकास की जो यात्रा है वो अनवरत रहने वाली है। कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी कि राजस्थान के गाँव में जो है वो सड़कें बनेंगी हर गाँव तक, लेकिन अटल जी ने प्रारंभ किया, आज गाँव-गाँव सड़क से जुड़ा है। कभी कल्पना नहीं करते थे कि इस तरह की विश्व स्तरीय रेल जो है वंदे भारत जोधपुर में चलेंगी, लेकिन आज चल रही हैं। कभी हमने कल्पना नहीं की थी कि एम्स जैसा अस्पताल जोधपुर में आ जाएगा, आज काम भी कर रहा है, और उसमें एक बड़ा ट्रॉमा सेंटर जो है हम बनाने के लिए हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है 450 करोड़ रुपए की लागत से जी। और व्यक्ति की विकास, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की क्षुधा कभी शांत नहीं हो सकती। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के इलाज के लिए, जांच के लिए जोधपुर से बाहर नहीं जाना पड़े, ये हमारा कमिटमेंट भी है, ये कमिटमेंट भी है, प्रतिबद्धता भी है, और हम इसको पूरा करके रहेंगे। गजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। आपने कहा कि भगवान आपको मौका देगा तो आप और काम करेंगे। मैं कहती हूँ आपको जनता अगर मौका देगी तो आप ज़रूर काम कीजिए। नहीं, मैंने दोनों विषय कहे थे, भगवान और जनता, जोधपुर के मतदाता जनता दोनों का मौकों समर्पण थे। बहुत ज़रूरी है।
और वो डिपेंड करता है कि आपने अपनी जनता का कितना भरोसा जीता है। गजेंद्र जी, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी आप सब देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।